तो बच्चों आज हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 2 लेके, स्ट्रेट लाइंस, क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 को लेके। ठीक है, लास्ट वीडियो में बच्चों हमने कुछ फॉर्मूले जाने थे और इंट्रोडक्शन किया था इस एक्सरसाइज को लेके। आज हम इस एक्सरसाइज और इसके पहले जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल की तरफ, जो कि हमारा है एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, ये मेरा बच्चों एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, क्या कह रहा है, हमें स्लोप निकालना है बच्चों, हमसे कह रहा है स्लोप निकाल दो। मैंने कहा स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, अगर 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 कुछ इस तरीके का। अच्छा, थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया और इसको मार्क कर दिया x1, इसको मार्क कर दिया y1, इसको मार्क कर दिया x2, इसको मार्क कर दिया y2 और वैल्यू इसमें इंसर्ट कर दी बच्चों। हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें स्लोप जो है वो बराबर मिल जाएगा y2 माइनस y1 की वैल्यू है बच्चों -2 अपॉन x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, चेक कर लो, x1 की वैल्यू है 3। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाय -4, 4 + 2 बच्चों हो जाएगा 6 बाय -4। मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा बच्चों 2 से, तो ये डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4, ऊपर 2 3 जा 6, लेकिन नेगेटिव साइन में आएगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव ऊपर दो नीचे दो, बात एक ही होती है, जैसा कि आपको जानकारी है। तो स्लोप हो जाएगा, स्लोप बराबर हो जाएगा -3/2। ये हमारा बच्चों पहले वाले सवाल का आंसर आ चुका है। ठीक है, पहले पार्ट का इसके आंसर आ चुका है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। ये जो हमारा सवाल है बच्चों, इसको आप अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो इसमें भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी सेम चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा और ये मेरा y2 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो स्लोप का फॉर्मूला हमें पता ही है, वो बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है। इसमें मैंने वैल्यू डाल देनी है, y2 की वैल्यू है बच्चों -2 माइनस y1 की वैल्यू है बच्चों -2। अच्छा, इस सवाल को बहुत अगर तुम ध्यान से देखो ना, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, x2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू है 3। बहुत अगर ध्यान से इस सवाल को देखो तो इसके y कोऑर्डिनेट्स ना दोनों पॉइंट्स के सेम है। कोई भी लाइन जिसके 2 पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं, ये याद रखना, वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। किसके पैरेलल? y कोऑर्डिनेट सेम अगर दो अलग अलग पॉइंट्स के किसी एक लाइन में, तो वो x एक्सिस के पैरेलल होती है। और हमें पता है स्लोप ऑफ x एक्सिस या स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, जैसा कि हमें वीडियो नंबर 1 मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था ये बात। आप लोगों ने, जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है बच्चों, प्लीज जाओ और लेक्चर नंबर 1 जरूर देखो बच्चों। तो ये हमारा आ जाएगा -2 माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों +2 अपॉन 7 - 3 हो जाएगा बच्चों 4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ऊपर बचेगा 0, नीचे बचेगा 4 एंड 0/4 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का जो स्लोप आ गया बच्चों, वो क्या आ गया, वो 0 आ गया। इस लाइन का जो स्लोप आ गया वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो प्लीज बच्चों वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो इसको। तो प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो बच्चों और स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। सेम एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास फिर से, और उसी एग्जांपल नंबर 1 का हम लोग इस बार करने जा रहे हैं सी पार्ट, और ऑलमोस्ट सेम चीज ही पूछी गई है। लेकिन फिर से एक बात आप अगर नोटिस कर पाओ तो इसके x कोऑर्डिनेट सेम है दोनों पॉइंट्स के। इसमें दोनों पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट सेम है। अगर x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो y एक्सिस के पैरेलल, y कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो x एक्सिस के पैरेलल, जैसा कि लास्ट इसके सी पार्ट में हुआ था, सॉरी बी पार्ट में हुआ था। क्लियर? तो ये बात पक्का पता चल गई है, क्योंकि इसके x कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। y एक्सिस के पैरेलल लाइन या y एक्सिस की जो इक्वेशन हो, सॉरी स्लोप ऑफ y एक्सिस या स्लोप ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, नहीं निकलता बच्चों को, जैसा कि हमने तुम्हें लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे नॉट डिफाइंड आएगा ये। मैंने कहा x1 y1 x2 y2। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं।
मैंने कहा एक काम करते हैं, वी नो कि हमें स्लोप का फॉर्मूला तो आता ही है बच्चों। वी नो जो स्लोप होता है वो बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर। ठीक है, उम्मीद है क्लियर होगा। तो मैंने कहा m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1 की जगह -2 अपॉन, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1, 3 माइनस 3, कैंसिल आउट डिनोमिनेटर दोनों बच्चों, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 0। 4 प्लस 2 होता है बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 0। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या होता है बच्चों? वो नॉट, बच्चों वो नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया है कि इसका स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी है। मैंने पहले बता दिया था। आप एमसीक्यू में आता, मैं इसको सॉल्व नहीं करता, मैं इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करता बच्चों, मैं इसको सॉल्व ही नहीं करता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ आया होगा। और प्लीज बच्चों वीडियो पॉज कर लो और जल्दी से इसको नोट करोगे। ठीक है ना, काफी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहां पे। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। तो बच्चों ये आ गए हम लोग एग्जांपल नंबर 1 के डी पार्ट में, इसके डी पार्ट तक पहुंच चुके हैं। एग्जांपल नंबर 1 का डी पार्ट है, कह रहा है ऐसी लाइन का स्लोप निकालो जो कि एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही होगा शायद, मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थीटा ही कहते हैं बच्चों। थीटा क्या होता है? एंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वही तो होता है ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा। इनने दे रखा है 60 डिग्री। मैंने कहा वी नो, अगर तुम्हें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हो तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला वो बराबर हो जाता है tan थीटा के। और यहां पे हमारे पास जो थीटा है बच्चों वो है 60 डिग्री, और एज पर यू नो कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो हमारे पास इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा बच्चों। इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा? √3, सिंस tan 60 इक्वल टू √3। इसका यूज किया बच्चों मैंने, और मेरा निष्कर्ष निकल गया है सवाल का। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब हम आ गए हैं बच्चों अपने छठे पेज पे, छठी स्लाइड पे, और जिसमें हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि एग्जांपल नंबर अब 2 में आ गए हैं। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल नंबर 2 क्या क्या दे रखा है? कह रहा है दो लाइन के बीच के एंगल की बात हो रही है। थोड़ा सा निष्कर्ष निकालते हैं इसका। मैंने कहा वी नो एंगल बिटवीन टू लाइंस की जब भी बात होती है, एंगल, फॉर्मूला लिखाया था बच्चों, एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसका एक फॉर्मूला लिखाया था। क्या लिखाया था मैं याद दिला देता हूं। हमने लिखाया था बच्चों tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, ये लिखाया था बच्चों। ठीक है, ये tan थीटा। अच्छा, मुझे एक लाइन का स्लोप तो दे रखा है। मैंने कहा गिवन है स्लोप ऑफ वन लाइन, पहली लाइन मान लो उसको, वन लाइन, फर्स्ट लाइन मान लो, इस कितना दे रखा है बच्चों? 1/2, हाफ दे रखा है बच्चों उसका स्लोप। कितना दे रखा है? हाफ दे रखा है, हाफ। तो मैंने क्या किया बच्चों, उसका स्लोप क्योंकि हाफ दे रखा है तो उसको मान लिया m1, पहली लाइन, इक्वल टू हाफ। क्लियर? लेट स्लोप ऑफ अदर लाइन बी m2 ले लेता हूं या m ले लेता हूं, जो मर्जी है। स्लोप ऑफ अदर लाइन जो निकालना है मुझे, b क्या लें बच्चों? m2 ले लें, m1 भी ले सकते थे वैसे, सॉरी m भी ले सकते थे, खाली हमने m2 ही ले लिया। ठीक है, अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं बच्चों, जो बातें अभी तक हमने की उसकी। मैंने कहा मुझे एंगल बिटवीन टू लाइंस जो कि थीटा होता है वो दे रखा है π/4 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 है बच्चों हाफ, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 है बच्चों हाफ इंटू m2 है बच्चों m2, मॉड्यूलस क्लोज।
ठीक है, टेंशन मत लो, मॉड्यूलस की टेंशन मत लो, मॉड्यूलस की स्थिति हम संभाल लेंगे। ठीक है, हम सिखाएंगे तुम्हें, बहुत कुछ सिखाने आए हम। 10π/4 की वैल्यू हो जाती है बच्चों 1 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, एलसीएम ले लेता हूं बच्चों न्यूमरेटर का, 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m2 - 1 होल अपॉन नीचे भी बच्चों में एलसीएम ले लेता हूं, नीचे एलसीएम हो जाएगा बच्चों फिर से 2, यह आ जाएगा 2 + m2 और मॉड्यूलस 1। ठीक है, यह निकला है निष्कर्ष। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखोगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आराम से करेंगे। सुनो बात को बच्चों, थोड़ा अगर ध्यान से देखो तो ये मैंने कहा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बराबर आ जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ m2 - 1 अपॉन 2 + m2। ठीक है, उसका मॉड्यूलस यही आएगा 2 से 2 कैंसिल होने के बाद। अच्छा, अब क्या होगा बच्चों, एक बात बताता हूं, जब भी मॉड्यूलस हटाते हो ना बच्चों, तो उसके इक्वल टू के अदर साइड +- साइन लगा देना, +- अंडर रूट नहीं है बच्चों, खाली +-। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2 - 1 अपॉन 2 + m2। अब यहां से मेरे पास दो केस बन जाएंगे बच्चों, ऑब्वियसली दो केस बनेंगे। कैसे, एक बार मैं इसको +1 के बराबर लूंगा, एक बार -1 के बराबर लूंगा। तो मैंने क्या किया, केस 1 बनाया, मैंने कहा इफ ट्वाइस ऑफ m2 - 1 अपॉन 2 + m2 को m2 + 2 लिख देता हूं, इक्वल टू +1 के बराबर होगा, तब क्या होगा, इक्वल टू +1 के बराबर होगा तब क्या होगा। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 1 को 1/1 लिख सकता हूं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इनको आपस में। क्लियर, ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ m2 - 1 और m2 + 1, m2 को इधर शिफ्ट करूंगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2 - m2 1 -1 को वहां शिफ्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, एक्चुअली मैंने शायद ट्वाइस ऑफ प्लस m2 + 2 है, सॉरी वो m2 + 2 है, वो 2 m2 + 2 है, करते हैं m2 + 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मिला। फिर मैंने क्या किया, यहां पे 2 पहले से था, -1 वहां से यहां आया तो +1 हो गया, ट्वाइस ऑफ m2 - m2 बचेगा बच्चों m2, सेकेंड लाइन का स्लोप, ये आ जाएगा बच्चों 3। तो केस 1 से तो स्लोप आ रहा है अदर लाइन का 3, तो 3 हो सकता है इसका एक स्लोप। अब चलते हैं बच्चों केस नंबर 2 की तरफ भी चलते हैं, 2 भी करेंगे। ध्यान से देखोगे बच्चों, मैंने कहा केस 2, मैंने कहा इफ ये नेगेटिव हो जाए, मतलब इफ ये जो वैल्यू है ये वाली ट्वाइस ऑफ m2 - 1 अपॉन 2 + m2, हमने कहा अगर ये -1 के बराबर हो तो क्या करोगे, मैं तब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अपॉन 1 लूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। न्यूमरेटर तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज उतर जाएगा, डिनोमिनेटर को मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्वाइस ऑफ m2 - 1 इक्वल टू -2 - m2, m2 को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, m2 वहां जा नेगेटिव का है तो वहां जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, -2 एज इट इज, -1 को वहां शिफ्ट करूंगा, उधर जाके +1 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ m2 में m2 जोड़ूंगा तो थ्राइस ऑफ m2 बनेगा -1 के बराबर, सॉरी ये आंसर आने वाला है हमारा, m2 बराबर आ जाएगा बच्चों -1/3। तो स्लोप जो है इसका दो पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती है। मैंने कहा देयरफॉर स्लोप ऑफ अदर लाइन, जो दूसरी लाइन है, देयरफॉर स्लोप ऑफ अदर लाइन इज, क्या क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या -1/3, 3 और -1/3। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लोगे इसको, प्लीज प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलते हैं बच्चों अगले एग्जाम्पल की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। हाँ, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है।
क्या कह रहा है? कह रहा है एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स से पास हो रही है, वो परपेंडिकुलर है इसके, वो परपेंडिकुलर है इसके परपेंडिकुलर है इसके। तो एक काम करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। मैंने कहा मान लो ये लाइन है, ये वाली जो कि पास हो रही है इन दो पॉइंट से। एक पॉइंट है 8,12 और दूसरा पॉइंट है x,24। x की वैल्यू निकालनी है बच्चों इसमें। तो दोबारा सुनते हैं अब क्या कह रही है, ये क्या कह रहा है, दोबारा सुनते हैं। कह रहे हैं लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है बच्चों, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है बच्चों, बना दी हमने, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, ये रही बच्चों, ठीक है। परपेंडिकुलर है नहीं है, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा इसमें भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट इसमें दे रखा है -2,6 इस लाइन में, एक और पॉइंट दे रखा है इस लाइन में 4,8। मैंने कहा वी नो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी हमें आती है कि परपेंडिकुलर दो लाइन होती है तो क्या होता है। वी नो इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर, मैं इसको L1 मान ले रहा हूं, मैं इसको L2 मान ले रहा हूं, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, देन एक कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। देन उनके जो स्लोप है, एक का स्लोप m1 मान लो इनटू दूसरे का स्लोप m2 मान लो, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। अच्छा, तो मैंने कहा इस लाइन का L1 लाइन का स्लोप m1 मान लो और L2 लाइन का स्लोप कुछ देर के लिए m2 मान लो। ये मेरा सॉल्यूशन हो रहा है बच्चों, आराम से आप लोग इसको देखोगे। मैंने कहा मैं इसका इस्तेमाल करके दोनों लाइनों का पहले तो स्लोप निकालूंगा। क्या निकालूंगा? सबसे पहले दोनों लाइनों का स्लोप। मेरा उद्देश्य यह है सबसे पहला, ठीक है, मेरा सबसे पहला उद्देश्य ही यह है इस सवाल के अंदर। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं निकालने की, कोशिश करते हैं निकालने की। तो मैंने कहा स्लोप ऑफ सबसे पहले L1 निकाल लेते हैं, L2 निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ L1 निकाल लेते हैं, जो कि ब्रैकेट में हो जाएगा m1 विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबको पता है, वी नो, यहां लिख देता हूं। मैंने कहा स्लोप जो m होता है वैसे जनरली वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही होता है बच्चों स्लोप का फॉर्मूला, यही होता है बच्चों स्लोप का फॉर्मूला, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। मैंने कहा इसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा, इसमें मैं वैल्यू डाल दूंगा। अच्छा, जो L1 मेरी लाइन है मैं उसका स्लोप निकालने जा रहा हूं, तो मैं उसके स्लोप निकालने के लिए इन पॉइंट्स को कुछ लेट कर लूंगा। इसको मान लेता हूं x1 y1, इसको मान लेता हूं x2 y2, यही करूंगा फिर, और मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है ना, कुछ तो मुझे मानना ही पड़ेगा, और यहां पे वैल्यू इंसर्ट कर दूंगा। मैंने कहा y2 माइनस y1 मतलब 24 माइनस y1 12 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 8, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर दूं, थोड़ा सा अगर सॉल्व कर दूं, तो जो मेरा m1 स्लोप है वो बराबर आ जाएगा 24 माइनस 12 हो जाएगा बच्चों 12 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, ये निकलेगा निष्कर्ष इसका। क्लियर बात? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा आप लोगों को। अच्छा, अब सुनोगे बच्चों, सारे बच्चे ध्यान से सुनोगे। नाउ अब निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ L2 जो कि होता है m2, वो बराबर होगा बच्चों लाइन 2 के स्लोप को निकालने के लिए, इसको मैं मान लेता हूं x1 y1, इसको मैं मान लेता हूं x2 y2, ठीक है। x2 माइनस सॉरी y2 माइनस y1 फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 मतलब 8 माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1, x2 4 x1 माइनस माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे जी। मैंने कहा जो m2 बराबर आएगा 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 अपॉन 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 2 6, काट दूंगा तो 1/3, तो स्लोप आ जाएगा 1/3। ठीक है, स्लोप आ जाएगा 1/3। उम्मीद करते हैं आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब हम कंडीशन लगा देते हैं, इसको पहली इक्वेशन ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
m1 इंटू m2 बराबर था -1 के। m1 की वैल्यू आप लोगों के सामने हमने निकाली है 12/(x-8) इक्वल टू m2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, सॉरी इंटू m2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है हाफ, सॉरी फिर से हमने गलत बोला, 1/3, इंसर्ट सही कर रहे हैं हम, -1/1। ठीक है, जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो बच्चों। मैं 3 से 12 को कैंसिल करता हूं 4 टाइम्स, मुझे मिल जाएगा बच्चों ये, मैं थोड़ा सा उस साइड और जगह बनाता हूं और वहां सॉल्व करता हूं बच्चों। जगह है हमारे पास वहां, इधर मिक्सअप हो जाएगा वरना। चलो तो निकला गया निष्कर्ष, देखो 4 इंटू 1 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय x-8 इक्वल टू -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 4 1 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई होगा x-8 से, तो 4 बराबर हो जाएगा -x+8। x को इधर भेजूंगा पॉजिटिव हो जाएगा, उधर 8 था, 4 को इधर भेजूंगा -4 हो जाएगा और मेरी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4। तो बच्चों x का वैल्यू जो हमें फाइंड करना था वो हम कर चुके हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ। हमें लगता है एग्जाम्पल हमारे पास एनसीईआरटी में 3 ही है, हमारे पास, हाँ 3 ही है। अब हम, ये लास्ट एग्जाम्पल था हमारा, अब हम एक्सरसाइज 9.1, देखो कुछ बच्चों की बुक में ये 10.1 भी हो सकती है। हाँ, कुछ बच्चों के पास ना पुरानी बुक होगी, पुरानी, बीच में एक चैप्टर रिमूव होने की वजह से ये चैप्टर्स का सीक्वेंस कुछ बुक में अलग, कुछ बुक में अलग, लेटेस्ट नई बुक के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों एक काम करते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन करने के बाद अब हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चनों में आ गए। ये हमारा 9.1 का क्वेश्चन है पहला, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, मजा आएगा आप लोग को। सवाल ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो कार्टेशियन प्लेन में। इतना ही समझ आया अभी मुझे, मैं आगे का समझ भी नहीं रहा हूं फिलहाल। एक कार्टेशियन प्लेन ले लो कह रहा है, मैं पहले बीच में ले लेता हूं यहां कहीं, ठीक है, फिर उसको शिफ्ट कर दूंगा, उधर उठा के रख दूंगा, ठीक है ना, इजी रहता आप लोग के देखने के लिए भी। मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं सबसे पहले। ठीक है, मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। हम कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं, ठीक है ना, हम कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं और मार्क कर लेते हैं कुछ चीजें इसमें। मैंने कहा मार्क कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी टाइम लगता है ना, इसमें बहुत कुछ निकालना भी है। अच्छा, नीचे की साइड जाएंगे तो ये -1 होगा बच्चों, -1, ऐसे ही -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा और सिमिलरली यहां -7 होगा। ऐसे ही यहां पे -1 होगा, ठीक है, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा और कहीं -7 भी होगा, तो लिखना है तो लिख भी दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख देते हैं। चलो भाई, ये मेरा -7 हो गया। तो मैंने कुछ चीजें मार्क करी हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें मैंने मार्क करी हैं जो कि मैंने नीचे करनी चाहिए थी, मैंने कर तो दी हैं, लेकिन ठीक है दोबारा कर देता हूँ जल्दी से। ये मेरा -1 हो जाएगा, ये वाला, ये मेरा -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक हो गया। चलो बच्चों, अब जैसा ये कह रहा है वैसा कर देते हैं, जो जो बातें इनने कही हैं हमसे। इन्होंने हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टाइसेस आर -4, 5। पहले ढूंढता हूं -4, 5 को, -4, ये रहा बच्चों -4, 5। इसको ले लेता हूं मैं ए,
इसको क्या ले, पी क्यू आर एस भी ले सकते हो, ए बी सी डी भी ले सकते हो, मैंने ए ले लिया, क्लियर। उसके बाद दूसरा है मेरे पास 0,7, एक्स एक्सिस में 0, एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में 7, यह है बच्चों 0,7। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं बच्चों बी। फिर मैं चलता हूं बच्चों तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बच्चों मेरा 5,-5, लाइन वाइज मार्क करना बच्चों, 5,-5, 5,-5, यह है मेरा 5,-5 बच्चों, 5, यह है मेरा 5,-5, यह मेरा हो जाएगा बच्चों सी। चौथा है -4, -2, एक्स एक्सिस में -4, वाई एक्सिस में -2, कहीं यहां पे बच्चों -4, -2, ये मेरा पॉइंट हो गया डी। मैं क्या कर रहा हूं, इन चारों को आप ज्वाइन कर दे रहा हूं आपस में, ए बी सी डी को, ए को बी से ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है, बी को सी से ज्वाइन कर दे रहा हूं, ठीक है, बी को सी से ज्वाइन कर दे रहा हूं, सी को डी से ज्वाइन कर दे रहा हूं, सी को डी से ज्वाइन कर दे रहा हूं, और डी को ए से या ए को डी से ज्वाइन कर दे रहा हूं। ये मेरा क्वाड्रिलेटरल बन गया बच्चों, जैसा कि हाफ क्वेश्चन 50%, वैसे तो सवाल के हिसाब से 50% है ये, लेकिन सवाल की लेंथ के हिसाब से ज्यादातर सवाल हमारा भी बचा हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, इस डायग्राम को साइड लेके जा रहा हूं और उसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि मैं इसको सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे अभी इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकालना है और मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला नहीं आता, मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं आता बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, मैं फंस गया हूं। लेकिन हम इसमें कुछ करेंगे ऐसा कि कुछ कर लेंगे इसका हम, ठीक है। तो इसको हम यहां पे शिफ्ट कर देते हैं हल्का सा और साइज में थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा कॉपरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह चाहिए होगी, जगह बहुत चाहिए होगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो बात करते हैं क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैंने इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया जिससे कि ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल में स्प्लिट हो गया। मैंने इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया जिससे कि ये दो अलग अलग, जिसकी वजह से ये दो अलग अलग ट्राइंगल में स्प्लिट हो गया। और मर्जी तुम्हारी है कि तुम डायगोनल ऐसे ड्रॉ करो या ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, वो मर्जी तुम्हारी है, वो तुम्हारे हाथ में है जी, आप कैसा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बराबर होगा दोनों ट्राइंगल के एरिया जोड़ दो। एरिया ट्राइंगल एक तो एबीसी होगा मेरे ख्याल से, ए बी सी, दूसरा होगा डीएसी, ठीक है, या डीसीए, प्लस एरिया ट्राइंगल डी ए सी। इससे क्या होगा बच्चों, मेरा पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने तुम्हें लेक्चर नंबर 1 में लिखाया था। हमने क्या लिखाया था तुम लोग को, हमने ये लिखाया था कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो बराबर होता है हाफ मॉड्यूलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 मॉड्यूलस क्लोज। ये होता है बच्चों हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, जिससे हम इन दोनों ट्राइंगलों के एरिया जिसकी मदद से निकालेंगे। बात क्लियर है, उम्मीद करते हैं बात क्लियर है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से, ठीक है। ये फिलहाल हमारा फॉर्मूला है एरिया का। अब मुझे निकालना है एरिया ट्राइंगल एबीसी, और जब मैं एरिया ट्राइंगल एबीसी निकालूंगा ना बच्चों, तो ए के कोऑर्डिनेट मेरे हो जाएंगे x1 y1, बी के हो जाएंगे यहां पे x2 y2,
और सी के हो जाएंगे x3 y3, तभी मैं निकाल पाऊंगा। बात क्लियर है? बात क्लियर होनी चाहिए, होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो निकाल लेते हैं, मैंने कहा निकाल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा इस साइड करेंगे अब। ठीक है, चलो भाई, मैंने कहा एरिया ट्राइंगल एबीसी निकालने चलते हैं। जाना कहीं नहीं है, यही निकालेंगे। एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ये हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एरिया ट्राइंगल एबीसी को मैं A1 मान लेता हूं। चलो क्या मान लेता हूं? A1, जगह बचाने के लिए कर रहे हैं साहब। मैंने कहा जो A1 होगा वो बराबर होगा हाफ मॉड्यूलस x1। x1 की वैल्यू है बच्चों -4, ब्रैकेट में -4, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 7 माइनस y3 -5, तो y2 माइनस y3 -5 है। -5 क्या आ जाएगा बच्चों? +5। बात क्लियर? उम्मीद करते हैं क्लियर होगी। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा लेंदी। प्लस x2 की वैल्यू चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। 0 मल्टीप्लाइड बाय, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं थी, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0 होता है। नहीं लिखते हैं बच्चों, बड़े हो गए हम लोग, नहीं लिखते हैं। तो प्लस, अब आ जाते हैं बच्चों x3 चेक करेंगे, 5 है बच्चों, चेक कर लो, x3 5 है, चेक कर लो, x3 5 है। ठीक है, x3 5 है। इसके बाद y1 माइनस y2, y1 है 5, y2 है 7, 5 माइनस 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा A1 बराबर आ जाएगा हाफ मॉड्यूलस, ये हो जाएगा 7 + 5 12, 12 4 क्या होता है बच्चों? 36, 12 4 48, सॉरी -48 हो जाएगा, -48 हो जाएगा, प्लस 5 - 7 क्या हो जाएगा बच्चों? 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा? 5 - 7 क्या हो जाएगा? -2 × 5 करोगे -10 आ जाएगा, मॉड्यूलस क्लोज। तो जो A1 आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ मॉड्यूलस -48 प्लस माइनस माइनस -10। तो बच्चों A1 आ जाएगा हाफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ -58। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में बहुत अच्छी बात हमने तुम्हें लेक्चर नंबर 1 में यह बताई थी कि जब भी मॉड्यूलस को हटाते हैं तो वैल्यू जो है, नंबर अगर अंदर है तो 58 पॉजिटिव का बना देगा। एक खासियत होती है। एरिया इसकी वजह से नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं। इनको कैंसिल करूंगा, 2 2 4, 2 9 18, तो 29 यूनिट स्क्वायर, यस यूनिट स्क्वायर यूनिट, एक ही बात है। ये मेरा इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, ऊपर वाले ट्राइंगल का, जिसको मैंने A1 माना है। नीचे वाले के एरिया को मैं A2 मानूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो नाउ मैंने कहा एरिया ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का नाम है बच्चों दूसरे वाले का DAC, उसको मान लेते हैं बच्चों A2 और उसी को निकालने चलते हैं। तो मैंने कहा A2 बराबर हो जाएगा हाफ मॉड्यूलस, बाकी ABCD मार्क कर लेते हैं पहले, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 मार्क कर लेते हैं। हाँ, डायग्राम में मैंने कहा D ये मेरा हो जाएगा x1 y1, A ये हो जाएगा x2 y2। इस बार ये क्या हो जाएगा बच्चों? x2 y2, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3, जो कि लिखा हुआ है और उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ये हमें कंफ्यूज कर सकता है। 0,7 लिखा था वहां पे। हाँ बच्चों, 0,7 लिखा था, 0,7। चलो चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। हाफ मॉड्यूलस x1 चेक कर लो, x1 है -4, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 है 5, 5 माइनस -5, तो 5 + 5 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 5 + 5 प्लस x2 चेक कर लो, x2 की वैल्यू चेक कर लो, -4। ठीक है, एक मिनट, हाँ x2 की वैल्यू चेक कर लो बच्चों, -4 इंटू y3 माइनस y1, y3 है -5, y3 है -5,
माइनस y1 है -2, तो माइनस -2 हो जाएगा +2। ठीक है, अब आएगा +x3। अभी किसकी बारी आ जाएगी बच्चों? x3। चेक कर लो, x3 को 5 है, ब्रैकेट में आएगा y1 माइनस y2, y1 माइनस, चेक कर लो y1 माइनस y2। y1 ढूंढ लो बच्चों, कहां है? y1 है -2 माइनस y2 है 5, मॉड्यूलस बन। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा, बल्कि उस साइड ही सॉल्व करते हैं पार्टीशन करके आराम से। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, देखोगे बच्चों सब लोग, आराम से देखोगे, आराम से। ठीक है, देखो हमने बढ़िया पार्टीशन कर दिया है अपने जगह, हमने बिल्कुल कमी नहीं रखी जगह की, देखो। ठीक है, ठीक हो गया। चलते हैं बच्चों अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे की तरफ। मैंने कहा a2 बराबर है हाफ मॉड्यूलस, चेक कर लो 5 + 10 क्या था ना, ये था x1, और x1 की वैल्यू आप लोग चेक कर लो -4 थी, मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3, और y2 की वैल्यू थी 5 माइनस y3 की वैल्यू थी 5। अच्छा 10 लिख दिया हमने, जोड़ दिया उसको, ये गलती करी है, तभी हमने कहा ऐसा क्यों आया ये। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू चेक कर लो 5 है, माइनस y3 की वैल्यू -5 है, तो +5। ठीक है, इसको अब वहां डायरेक्ट लिख देंगे, 5 + 5 होता है 10, 10 इंटू -4 -40। क्लियर? यहां देखो, यहां -5 + 2 -3, -3 इंटू -4 -3 इंटू -4, पॉजिटिव का 4 3 12, पॉजिटिव का 12, पॉजिटिव का 12 लिख दिया। इसके बाद -2 और -5 -7, -7 और 5 35, नेगेटिव का 35। ये a2 बराबर हमारा निकल जाएगा हाफ मॉड्यूलस, -40 और -35 हो जाएगा -75 + 12। इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, a2 बराबर आ जाएगा हाफ मॉड्यूलस, -75 में से +12 करोगे तो ये बचेगा बच्चों -63। तो एरिया दूसरे ट्रायंगल का आ गया -63/2 यूनिट स्क्वायर। अब नाउ एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू A1 + A2, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। ठीक है, और एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD को मैंने मान लिया A। ठीक है, इसको निकालने हम जा रहे हैं, ध्यान से देखोगे बच्चों। तो A बराबर आ जाएगा, A1 की वैल्यू आप लोग के सामने 29 स्क्वायर यूनिट आई है, इसकी वैल्यू, अच्छा नेगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि मॉड से बाहर निकल के वो 63 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, जैसा कि आप लोग को जानकारी है। ठीक है, तो ये 63/2 पॉजिटिव का आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होगी बात। ये हो जाएगा 63/2, इनको मैं जोड़ दूंगा, एलसीएम हो जाएगा 2, इसको अपॉन 1 करना पड़ेगा, 29 2 हो जाएगा बच्चों 68 + 63। ठीक है, 68 नहीं, सॉरी 58। एक सेकंड हो गया बस बच्चों, निष्कर्ष निकल ही गया ऑलमोस्ट, सवाल का आंसर आ ही गया, जस्ट एक स्टेप रह गया लास्ट। मैंने कहा एलसीएम ले लिया मैंने 2, ठीक है, ये हो जाएगा 58 + 63, ये हो जाएगा 50 60 110 118 119 120 121 121/2। ठीक है ना, तो एरिया आ गया इक्वल टू 121/2 स्क्वायर यूनिट्स, या यूनिट स्क्वायर, एक ही बात है। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वीडियो पॉज करो बच्चों और नोट कर लो, थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन और आया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा फिर से बच्चों मुझे, यहां पे जल्दी से मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं, ठीक है। बना दिया, ऑलमोस्ट बना दिया हमने। ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है बच्चों, ठीक है। क्या कह रहे हैं सुनना ये लोग, हाँ वैसा ही करेंगे जैसा ये लोग कह रहे हैं, और हम कर लेंगे, इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा था बेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग वाई एक्सिस, इस एक्सिस में है, इस एक्सिस, बेस ट्राइंगल का इस एक्सिस में, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज ओरिजिन, बेस का मिड पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है ओरिजिन 0,0 पे। कहां पे ओरिजिन क्या होता है बच्चों, 0,0 ओ ओरिजिन, बात क्लियर। ओरिजिन कह रहा है इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड 2a है, ये जो बेस जो है 2a है, 2a, और मिड पॉइंट है ये, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो पॉइंट होगा वो डिस्टेंस a होगी, नहीं होगी क्या, और नीचे भी बच्चों डिस्टेंस a होगी, तभी तो a और a 2a बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्लियर होगा बात, तभी तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक 2a होगा, लेकिन ये पॉइंट a नहीं होगा, ये -a होगा, क्लियर, ये -a होगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, कुछ बातें तुम्हें इन पॉइंट्स के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि ये y एक्सिस है, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट a होता है, तभी तो ये a है, ये पॉइंट a कह रहा हूं मैं इसको। ऐसे ही इस पॉइंट को मैं कह रहा हूं -a, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट -a होगा, बात क्लियर, ठीक है ना, ठीक हो गया, तभी तो ये a, तभी तो ये पूरा 2a हो गया, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये 2a है, बेस है, ऐसे करके ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, लेकिन इनने इसके बाद ये नहीं बताया बच्चों कि इसकी जो साइड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की तरफ को है, मतलब वर्टेक्स है इसके ऊपर है या इसके ऊपर है, ये नहीं इन्होंने हमें दिया है। तो इन्होंने बस ये बोला है कि वर्टेक्सेस निकाल दो ट्राइंगल की। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसा माना कि ट्राइंगल इधर को भी हो सकता है, यहां पे मैंने कहा ट्राइंगल इधर को भी हो सकता है, मैंने ऐसा भी मान लिया, मैंने कहा ट्राइंगल जरूरी नहीं है यार उधर ही हो, ट्राइंगल इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है, ट्राइंगल इस तरफ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता किस तरफ है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने तो दोनों तरफ ले लिया, ठीक है, मैंने तो दोनों तरफ ले लिया, ठीक है। चलो छोड़ो, डॉटेड नहीं करते, अपने आप रहती हैं, ठीक है, वैसे हम इसको डॉटेड कर सकते थे, ठीक है ना। अच्छा इस वाले लाइन को मैं ए बोल दे रहा हूं, पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मैं बी बोल दे रहा हूं, इस वाले पॉइंट को मैं सी बोल दे रहा हूं, इसको मैं ए नहीं बोल सकता, लेकिन ए का जैसा ही है ये, तो इसको मैं बोल देता हूं ए डैश। क्यों बोल देता हूं पता है, जितनी ये डिस्टेंस होगी ना उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी होगी, उतनी ये भी होगी, उतनी, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, तीनों साइड बराबर होते हैं, जितनी ये पूरी होगी उतनी ये होगी, तीनों साइड 2a होती हैं। अब मेरी बात समझना, मुझे क्या चाहिए, मुझसे कह रहा है वर्टाइसेस निकाल दो, एक वर्टाइसेस तो मैंने निकाल दी 0,a, एक और वर्टाइसेस मैंने निकाल दी 0,-a, तीसरी वर्टाइसेस ये निकल जाए तो वही नेगेटिव की ये भी होगी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है ना। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं OA को, किसको, OA को, इसको निकालने की कोशिश करते हैं OA। तो मैंने कहा अगर मैं इन ट्राइंगल बात करूं, मैंने कहा अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, ये O है, O, ये पॉइंट O है बच्चों, O, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों लगा दिया जी पाइथागोरस, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस लगाया तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, तो AB का स्क्वायर बराबर होगा, AB का स्क्वायर बराबर होगा AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के। अब मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा बच्चों तीनों के तीनों चीजों में, और मेरा आंसर लगभग आ जाएगा वैसे ही। तो मैंने कहा AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर, AB निकालने के लिए, AB निकालने के लिए, ये मेरा जो पॉइंट है ये वाला, AB निकालने के लिए, एक मिनट है, हाँ,
ए बी निकालने के लिए मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं पता होने चाहिए। एक सेकंड ध्यान से देखेंगे, एक मिनट रुको, मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो बच्चों। मैं इसको -a कह सकता हूं, इसको a कह सकता हूं, और इसके कोऑर्डिनेट 0, a है, इसके कोऑर्डिनेट 0, -a है। मुझे इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, ये जो a पॉइंट है ये कहां लाए करता है, x एक्सिस में। x एक्सिस में क्या 0 होता है बच्चों, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। मुझे इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, कहां से लाऊंगा, मैंने कहा इसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। हमें पता है OA जो है हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका एक फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, मैं उसको लगाना उस टाइम मैंने पहले नहीं लगाया, वो होता है बच्चों √3/2 इंटू साइड, ठीक है। तो OA बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू साइड। इसकी साइड देखो क्या है, 2a। ट्राइंगल की साइड क्या है बच्चों, 2a है, 2a। यहां से लेकर यहां तक मेरे को पता है 2a है, क्लियर, मुझे यहां से लेकर यहां तक पता है 2a है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब सुनोगे बात को, ऐसे ही मुझे ये भी पता है कि ये कितना है OA, अभी निकाल रहे हैं, 2 से 2 काट दो, OA बराबर हो जाएगा √3a, OA बराबर हो जाएगा √3a, क्लियर। ये डिस्टेंस √3a, ये 2a, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये वाली डिस्टेंस a सबको पता है, ये कितनी होगी, ये वाली a, OB कितनी होगी a, ठीक है, OB कितनी होगी a। तो लिख देते हैं कुछ चीजें, यहां पे कुछ चीजें हम लोग नोट करेंगे आराम से, प्यार से, कोई जल्दीबाजी मत करो, आराम से करेंगे नोट। साथ ही मूव कर रहे हैं बच्चों, तो रहने देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, तो ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, AB की वैल्यू इस डायग्राम को देख के 2a है, AO की वैल्यू √3a है, प्लस OB की वैल्यू a है, a वो दूरी a है, तो ये हो जाएगा 4a² 3a² प्लस a², ठीक है, ये हो जाएगा। अरे यार सॉरी, हम कर क्यों रहे हैं इसको, सॉरी, देखो आंसर आ गया है, खाली हमने इसमें पाइथागोरस लगा दिया, पाइथागोरस। रुको, देखो OA दूरी मेरे को मिल गई √3a, तो ये पॉइंट मिल गया ना, ये पॉइंट मिल तो गया, क्यों निकाल रहे हैं, √3a, 0। अगर ये √3a, 0 है तो ये -√3a, 0। बच्चों वो सॉरी है, वो हम लोग पाइथागोरस से कुछ और निकालने लगे थे। फिलहाल ये हमारा OA आ गया है, OA ही तो चाहिए था मेरे को। ट्राइंगल के अब तीनों वर्टाइसेस पता चल चुके हैं, तो मैं एक बात लिख देता हूं, यहां लिख दूंगा, देयरफॉर वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर, देखो या तो ABC मतलब √3a, 0, 0, a, C 0, -a, या तो ये है दिस, और भी कुछ वर्टाइसेस हो सकते हैं, और करके लिख देता हूं, और या तो ये होगा, या ABC -√3a, 0, 0, a, 0, -a, या तो ये वर्टाइसेस हैं या ये वर्टाइसेस हैं। क्लियर बात। तो फिलहाल ये मेरा निष्कर्ष निकला है, कि ये मेरी साइड्स हैं इस ट्राइंगल की, ठीक है। तो ये हमारा एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। चलते हैं बच्चों आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और इसमें 2 पार्ट है मेरे ख्याल से ना, फर्स्ट, हाँ 2 पार्ट है, फर्स्ट ये है मेरे ख्याल से, सेकंड भी है, ठीक है।
थोड़ा ध्यान से देखो, सुनते हैं क्या कह रहा है, फिर सोचेंगे इसके बारे में। पहले सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, दो पॉइंट दे रखे हैं, इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, फिर इनकी बात भी सुनेंगे। ये कार्टेशियन प्लेन का हमारा y एक्सिस, ठीक है, और ये कार्टेशियन प्लेन की हमारी x एक्सिस जो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है सुनना, आप जो कह रहा है वैसा कर लेते हैं, जैसा कह रहा है वैसा कर लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट PQ इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, PQ y एक्सिस के पैरेलल है, सही। इसको मैं PQ मान लूंगा ना, PQ मान लूंगा इसमें मैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पैरेलल टू y एक्सिस होनी चाहिए, बस दिक्कत क्या है। ठीक है, तो डायग्राम को थोड़ा सवार देते हैं, सजा देते हैं। ये मेरा x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। जैसा कह रहा है वैसा कर लेते हैं बच्चों। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है PQ, इसके बारे में कह रहा है कि P के कोऑर्डिनेट जो है इसमें x1 y1 है और Q के कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1 y1 एंड x2 y2 इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। PQ किसके पैरेलल है बच्चों, y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों क्या है बच्चों, एक दूसरे के पैरेलल, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। PQ के बीच में दूरी निकालने का वैसे एक फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाते तो होता PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है, जो कि अभी फिलहाल यहां पे यूजफुल नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो बच्चों यही होता है ना, फॉर्मूला तो यही होता है। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है। अब सुनोगे ध्यान से बच्चों, अब सुनोगे ध्यान से। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। मैंने इसको y एक्सिस के पैरेलल बनाया। अच्छा, अगर मैं तुम लोग को एक बात बताऊं बच्चों, अगर मैं तुम लोग को इसमें एक बात बताऊं कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ऐसा बोल सकता हूं, एक बात बताओ, अगर अभी हमने लास्ट वीडियो में ये बात वैसे डिस्कस करी थी, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसके y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं। याद करो, याद करो, याद करो, बताता हूं। ये देखो, ये इसके x कोऑर्डिनेट इक्वल थे तो ये y एक्सिस के पैरेलल रही होगी, स्लोप नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल रही होगी क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम है, इसीलिए स्लोप 0। ठीक है, तो यही चीज यहां पे भी है। सिंस लिखना पड़ेगा बच्चों, हवा में नहीं, सिंस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर y एक्सिस के पैरेलल है, देयरफॉर इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0। देयरफॉर, ऐसा भी मत लिखो, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट है x1 x2, तो देयरफॉर x1 विल बी इक्वल टू x2। अगर x1 और x2 बराबर होंगे बच्चों, देन PQ जो है वो बराबर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 को भी x2 लिख दो ना, x1 x2 तो बराबर ही है क्योंकि, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा। स्क्वायर तो छोड़ो, x2 से x2 कट गया, PQ बराबर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, PQ बराबर आ जाएगा y2 माइनस y1। अच्छा, ये आ गया वैसे तो y2 माइनस y1, लेकिन तुम आंसर शीट में इसका आंसर अगर चेक करोगे ना बच्चों,
तो उन्होंने मॉड्यूलस लिखा है, उन्होंने आंसर ये नहीं लिखा है, उन्होंने आंसर लिखा है पी क्यू इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y2 माइनस y1, उन्होंने ये लिखा है बच्चों उसका आंसर। अब मॉड्यूलस क्यों लगाया मैं बता देता हूं। पी क्यू एक डिस्टेंस है, पी क्यू एक डिस्टेंस है जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको माइनस करके नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने मॉड्यूलस लगा दिया। ठीक है ना, ये करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलते हैं उसके बाद आगे की तरफ। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब चलते हैं बच्चों उसके सेकेंड पार्ट की तरफ। फिर से सेम चीज है बच्चों, इस बार मेरे ख्याल से एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर से वही हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाने का सोचा है, तो हमने बना दिया है। हमने फिर से कार्टेशियन प्लेन बनाने का सोचा है, जो हमने बना दिया है। ठीक है, आप लोग के सामने हमने बना दिया है। ठीक है, अच्छा अब इस डायग्राम में बच्चों हमें बोला गया है कि पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए। लो बना दी मैंने, बना दी, बनानी तो थी, बना दी। देखोगे बच्चों, देखोगे, बहुत ही ध्यान से देखोगे। ये मेरे y एक्सिस हो गया, y डैश, x डैश, ये मेरी वो लाइन हो गई जिनकी बात ये लोग कर रहे हैं। ये है वो लाइन, और लाइन में कोऑर्डिनेट है पी क्यू मार्क कर लेते हैं, पी क्यू, कहीं पे भी p ले लो, x1 y1, और कहीं पे भी q ले लो, x2 y2। अच्छा, क्योंकि पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल है, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर उसके y कोऑर्डिनेट मतलब y1 और y2 बराबर होंगे। बात क्लियर। ऐसे केस में अगर मैं PQ के बीच की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा, वैल्यू इंसर्ट करूंगा, क्या करूंगा, वैल्यू इंसर्ट करूंगा, क्योंकि y1 और y2 बराबर है, सिंस y1 इक्वल टू y2, तो ये वैल्यू यहां इंसर्ट करूंगा इसमें, तो PQ की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की जगह में y2 लगा दूंगा, कट जाएंगे दोनों, उसका होल स्क्वायर एज इट इज। PQ बराबर आ जाएगा बच्चों अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और वो कट के जीरो गायब हो गया, जीरो स्क्वायर से रूट कट गया, PQ की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1, x2 माइनस, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो PQ जो होगा वो बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो गई होगी और दिक्कत नहीं दे रही होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस ये रही भाई, इतना यूनिट्स भी लिख सकते हो आगे से, यूनिट्स, इतना यूनिट्स। ठीक है, तो बच्चों प्लीज वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो, हमारा तीसरा सवाल भी हो गया है एक्सरसाइज का। चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। निकाल लेंगे बच्चों, निकाल लेंगे, चाहो तो डायग्राम बना लो, चाहो तो जरूरत नहीं है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, ऐसा कह रहा है, कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, मान लो। एक फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इस एक्सिस में कोई एक पॉइंट ढूंढना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो। मैंने कहा एक काम करते हैं, एक पॉइंट को मैं ऊपर ले लेता हूं 7,6, और एक पॉइंट को मैं नीचे ले लेता हूं 3,4। ये दो पॉइंट ले लिए मैंने। ठीक है, मैंने कहा हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है इस एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कहीं पे, मान लो वो पॉइंट ये रहा, मान लो ये रहा। ठीक है, इसको P पॉइंट मान लो, P पॉइंट, ये निकालना है मुझे, और जो दे रखे हैं उसको A और B ले लो। ठीक है, मेरे को ये दे रखा है कि ऐसा पॉइंट निकालना है कि इन दोनों के बीच की दूरी बराबर हो, मतलब ये दूरी और ये दूरी इक्वल होनी चाहिए, यही दे रखा है बच्चों।
ऐसा लिख दूं। मैंने कहा इसके हिसाब से PA बराबर PB होना चाहिए और इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा, अगर मैं ध्यान से तुम्हें सोच के कुछ बात बताऊं तो एक्स एक्सिस में एक्स की ही कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बाकी वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, ये बात हम मेंशन भी कर देते हैं, ये बात हम मेंशन भी कर देंगे कहीं कहीं पे। यहां साइड में कोने में टेढ़ा करके कर देता हूं, इन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0, वाई कोऑर्डिनेट इज 0। एक्स एक्सिस में जो वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चों वो क्या होता है, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वैसा ही हमने किया। अच्छा, PA बराबर PB करेंगे, PA बराबर आ जाएगा अंडर रूट x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट PB x1 y1 x2 y2, तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 6 होता है बच्चों, 6 का स्क्वायर हो जाता है 36 इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, जैसा कि हमने लिख दिया आप लोगों के सामने। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट से रूट, बच्चों कभी भी रूट से रूट मत काटना, डायरेक्ट हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके स्क्वायर से रूट काटना, स्क्वायरिंग मैथमेटिकली करेक्ट बात है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं, क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं, आराम से देखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे यार, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो रही होंगी बातें, सुनोगे अब बात को। हमने क्या कहा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से स्क्वायर से रूट कट जाएगा और बचेगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 36, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16, ये बचेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स, तो 14x प्लस 36 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 टू 6x प्लस 16, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों दोनों साइड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ चीजें सेटल कर लेते हैं, जैसे 40 50 60 70 79 85, ये दोनों को ऐड करके 85 माइनस 4x इक्वल टू, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 9 प्लस 16 25 माइनस 6x। एक काम करते हैं, 14x को वहां शिफ्ट कर देते हैं, 25 को यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 85 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 6x प्लस का 14x। 85 में से 25 माइनस करोगे कितना बचेगा बच्चों 60, माइनस 6x करोगे और प्लस का 14x करोगे कितना बचेगा बच्चों 8x, कितना बचेगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/8, 60/8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसको अगर मैं 4 से कैंसिल करता हूं, अगर ये होता है तो चेक कर लेते हैं, हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 4 5 जा 20, 15/2 यूनिट्स। क्या निकालना था हमने, अच्छा नहीं यूनिट नहीं, कोऑर्डिनेट है वो 15/2, x की वैल्यू 15/2, तो देयरफॉर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा बच्चों, देयरफॉर 15/2 कॉमा 0 इज 15/2 कॉमा 0, रुको 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 रुको, गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, ऐसा लग रहा है कि 15/2 कॉमा 0, ठीक है, 15/2 कॉमा 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7,6 and 3,4, 7,6 and 3,4,
प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पॉज करके बच्चों वीडियो को नोट कर लो, आंसर आ चुका है। ठीक है, ये हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया है। हमारे हिसाब से लगभग 11 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ, 5th क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है दिस एंड दिस, पहले लाइन सेगमेंट बना लो बच्चों। लाइन नहीं है इस बार, लाइन सेगमेंट है। हाँ बच्चों, डायग्राम बनाते हो तो करेक्ट बनाना, वरना मत बनाना बच्चों। ठीक है, इस बार हमारे पास लाइन सेगमेंट है। मान लो ये है पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट 0,-4 है। मान लो एक पॉइंट है ये जिसके कोऑर्डिनेट 8,0 है। इसको मैं बी ले लेता हूं। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक तो वो ओरिजिन से पास हो रही है और इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। इसका मिड पॉइंट मान लो ये ना, मान लो इसका मिड पॉइंट मान लो P x, y। ठीक है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसको निकालने की बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय, याद है लेक्चर ने बताया था, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x होता है x1 प्लस x2 बाई 2, और इसका x1 y1 मार्क कर लो बच्चों। सबसे पहले तुम लोग गलती मत करना, x1 y1 x2 y2। तो ऐसे केस में बच्चों x1 प्लस x2 बाई 2 0 प्लस 8 बाई 2 तो 4 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। y1 आ जाएगा बच्चों -4, y2 है 0 बाई 2, -4 बाई 2 आ जाएगा बच्चों -2। ठीक है, -2। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4, -2। 4, -2 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, px, y, p निकाल दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब मेरे को इतना समझ आया है 4, -2। हाँ बच्चों 4, मेरे को इतना समझ आया है कि वो जो लाइन जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, वो लाइन जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, वो लाइन जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं, वो इस पॉइंट P से पास होके जाएगी और ओरिजिन से पास होके जाएगी। एक लाइन मान लो ये टेढ़ी बना रहा हूं, जगह कम घेरेगी ना, जगह कम लेगी बच्चों। मान लो ये है वो लाइन। ठीक है, एक तो ये P पॉइंट से पास हो रही है और एक ये पास हो रही है यहां कहीं ओरिजिन से O पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। ठीक है, इससे भी पास हो रही है बच्चों। मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, लाइन L का। इनने क्या बोला, द फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। ठीक है, लाइन है, जाती जाएगी आगे को। तो इसका मुझे निकालना है स्लोप। मैंने कहा स्लोप ऑफ लाइन L m हो जाएगा, और मैं वो निकालने जा रहा हूं। और m को निकालने का फॉर्मूला मुझे 2 पॉइंट जब दिए होते हैं तब होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या आ जाएगा वो देखने के लिए मुझे कुछ चीजें डायग्राम में लेट करनी पड़ेंगी। इसको मान लेता हूं x1 y1, इसको मान लेता हूं दूसरे पॉइंट को x2 y2। ठीक है, और सॉल्व कर लेता हूं। तो मैंने कहा m बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैंने कहा स्लोप बराबर हो जाएगा -1 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, प्लीज वीडियो को पॉज करो और सवाल को नोट कर लो। ठीक है, -12 आ रहा है बच्चों इसका स्लोप। ठीक है, -12 आ रहा है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज करें मुझे यह प्रूव करना है कि ये जो मेरे तीनों पॉइंट्स है ना, तीनों पॉइंट्स एबीसी एबीसी, ये तीनों पॉइंट जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं बच्चों। पाइथागोरस नहीं लगाना है लेकिन
क्या लगाएंगे फिर? एक काम करते हैं ना, वो लगा लेते हैं। क्या पूछो क्या? मैं एक काम करता हूं, रुको, मैं एक काम करता हूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेता हूं। मान लो ये रहा, ठीक है बच्चों, क्लियर? एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ही लेता हूं, ए बी सी। ए, यहां पे बी लेता हूं और वहां पे सी लेता हूं, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता ना कहां पे ए लेना है, कहां पे बी, कौन सा राइट एंगल है। तो विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4,4 -3,5 और -1,1 आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमें ये शो करना है इन लोगों को। तो मुझे बस इतना साबित करना होगा बच्चों कि किन्हीं दो लाइंस का स्लोप, किन्हीं दो लाइन, क्यों ट्राइंगल कैसे बनता है, 1 2 3 लाइन से, किन्हीं दो लाइंस का स्लोप क्या है बच्चों, -1 है। ध्यान से सुनना, डायग्राम को हटाओ नहीं, ये बात की बात है, इस समय मैं कुछ मार्क नहीं कर पाऊंगा ना। अरे मुझे नहीं पता ना बच्चों ये राइट एंगल वाला पॉइंट कौन सा है, 4,4 है, -1,1 है, ये बात की जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं, मेरे पास अगर मैं इस पॉइंट को ट्राइंगल का ए ले लूं, ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल के इस पॉइंट को बी ले लूं और इसको सी ले लूं और इसको सॉल्व करने लगूं और मैं तीनों लाइनों का स्लोप निकाल दूं, तीनों लाइनों का, ठीक है। पहले ए बी का स्लोप ऑफ ए बी, अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए तो है 4,4, कॉमा बी जो है वो है 3,5। तो मेरे लिए ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे और मैं इसका स्लोप निकाल दूंगी, ठीक है। इसका स्लोप मैंने मान लिया m या m नहीं मानता, स्लोप ऑफ ए बी लिखता हूं उसको, खाली स्लोप ऑफ ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 5 माइनस 4 क्या होता है बच्चों, 1। 3 माइनस 4 -3 क्या होता है, -1। स्लोप क्या आ गया बच्चों, -1, ठीक है। इसी तरीके से हम दोबारा से स्लोप ऑफ ए बी के बाद स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेते हैं। तीनों का स्लोप निकालना पड़ेगा, अगर किन्हीं दो का प्रोडक्ट -1 आ गया तो फिर तीसरा निकालने की जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन मैं तीनों का निकाल रहा हूं। स्लोप ऑफ बी सी बराबर, अच्छा बी सी का जब मैं स्लोप निकालूंगा तो बी पॉइंट तो मेरा है 3,5, कॉमा सी पॉइंट तो मेरा है -1,1, ठीक है। ये बच्चों, तो मैंने कहा इसको मैं मान लूंगा x1 y1, इसको मैं मान लूंगा x2 y2। तो स्लोप ऑफ BC निकाल लेता हूं, स्लोप ऑफ BC, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, -6 बाय -4, ठीक है। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, 3/2 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा वाला स्लोप भी निकाल देता हूं, तीसरा वाला स्लोप भी निकाल देता हूं। तीसरा स्लोप देखोगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखोगे, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC निकाल लेते हैं। मैंने कहा A मेरा पॉइंट है 4,4 और B मेरा पॉइंट है, सॉरी C मेरा पॉइंट है -1, -1, ठीक है। तो मैंने कहा अगर इसको मैं x1 y1 मान लूं और इसको x2 y2 मान लूं तो स्लोप ऑफ AC आ जाएगा, अच्छा B लिख दिया हमने, पॉइंट तो C का ही लिया ना, हाँ ठीक है। तो AC आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ AC -5 बाय -5, तो स्लोप ऑफ AC बराबर आ जाएगा 1, ठीक है। नोटिस करो, स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ AB का प्रोडक्ट -1 है। स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू -1, 1 इंटू -1
-1। तो AB का स्लोप, AB का स्लोप और AC का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। देखो इसी वजह से मैं डायग्राम नहीं बना रहा था, समझ रहे हो ना। तुम सोच रहे हो कि हमने राइट एंगल, मुझे नहीं पता ना बच्चों राइट एंगल, ये पता होता चलो राइट एंगल कहां पे है, अगर कोई अंदाजा दिया होता तो मैं बना लेता डायग्राम। तो सिंस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1, ठीक है, कितना है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, -1, therefore AB is perpendicular to AC या AC is perpendicular to AB and triangle ABC is right triangle। Please pause the video, please pause the video, sorry, please pause the video to note it down। ये मेरा 6th क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये 6th क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं बच्चों 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which makes angle 30 degree with the positive direction of y axis। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y axis when measured in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बच्चों ध्यान से देखना, y एक्सिस के साथ बना रहे हैं एंगल, एंगल बना रहा है बच्चों ये y एक्सिस के साथ, क्लियर, y एक्सिस के साथ। तो थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी। मान लो बच्चों ये मेरा एक एक्सिस है, ये मेरा दूसरा एक्सिस है, ठीक है, डॉटेड से बना दिया हमने, सही कर दिया, ठीक है। अच्छा एक लाइन है जो 30 डिग्री एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये y एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो एक लाइन बना देता हूं, ठीक है, लाइन खींची देता हूं, वैसे बनाता हूं साफ सीधी लाइन, कुछ इस तरीके से बनेगी बच्चों, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो लाइन बनेगी। तो कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है इसमें, देखते हैं। मैंने कहा ये बताया गया है कि पॉजिटिव, अच्छा लाइन ऐसे नहीं बनेगी यार, थोड़ा सा एंगल इसका गलत बना दिया हमने, ठीक है। तो हमें ये बताया गया है कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ, ध्यान से देखना बच्चों, बच्चे सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बनाती है बच्चों, क्या बनाती है एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ एंगल बनाती है बच्चों 30 डिग्री। और मुझे चाहिए होता है, देखो मुझे क्या चाहिए होता है, सुनना, मुझे चाहिए थीटा, लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल। अगर ये मिल गया तो मैं फिर क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा tan थीटा इसका स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका स्लोप, tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे किसी तरीके से y एक्सिस की वो निकालनी है, क्या y एक्सिस का जो एंगल है उससे x एक्सिस का एंगल निकालना है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं बच्चों, थोड़ा हम पानी वानी पी लें, ठीक है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग भी 2 मिनट रेस्ट ले लो, ठीक है। हम लेक्चर को ब्रेक नहीं करना चाह रहे, वरना 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन, और हम चाह नहीं रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन हम 2 पार्ट में बनाएं। चलो भाई नोटिस करते हैं, अब आराम से इसको आगे को अब सॉल्व करते हैं।
सुनना बात को। चलो भाई, मान लो मैं इसका स्लोप निकालने जा रहा था। हाँ, हमें दिया था कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ये लाइन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये है ना वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है हमारी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ। अच्छा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, हमें चाहिए ये वाला एंगल बच्चों। कौन सा वाला? ये होता है थीटा, ये होता है थीटा जो मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे इतना पता है यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है। ठीक है, मुझे इतना पता है यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री है, मुझे बस इस एंगल की दरकार है, ये एंगल चाहिए। ठीक है, अच्छा ये एंगल निकलेगा कैसे, अब वो देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कैसे निकलेगा बच्चों। देखो बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को ये बताया है ये लाइन इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना डिग्री बना रही है, 30 डिग्री, वाई एक्सिस सॉरी। अच्छा, अब इस लाइन को अगर ध्यान से देखो, ये लाइन मेरी वाई एक्सिस को एक उधर के हिस्से में और एक इधर के हिस्से में डिवाइड कर दे रही है। बात क्लियर, ऐसा कह सकता हूं। ठीक है, मैं बल्कि इसको थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं इसमें, हल्का सा, देखना तुम लोग को ज्यादा अच्छा समझ आएगा उससे। सुनो, मैंने कहा एक ऊपर को और एक नीचे को तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस हो गई, ऊपर को पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये होता है ना एंटी क्लॉक, क्लॉक तो ऐसे चलती है, जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, ये मुझे दे रखा है इन लोगों ने, यही है ना एंगल फॉर्म्ड बाय, यही तो है ये वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बनने वाला जो एंगल जिसकी ये बात कर रहा है वो ये है, ये क्लियर। मुझे चाहिए बच्चों थीटा, ये वाला एंगल जो मैं पिंक से मार्क कर रहा हूं, ये 90 डिग्री। मुझे चाहिए बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो थीटा होता है, और मैंने कहा ये बराबर होगा 90 + 30। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, बच्चे इसको बहुत गलत करते हैं, बच्चे इसको 30 लेके सीधा सॉल्व कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, आंसर इसका tan 30 और स्लोप लिख देते हैं √3। ठीक है, यहां देखो मैंने कहा तो इससे मेरा थीटा जो है वो आ गया 90 + 30 कितना आ गया, 120 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ आने वाले स्लोप को कहते हैं बच्चों, सॉरी इंक्लिनेशन को कहते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, ये किसके साथ आया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर भी कर दिया मैंने क्या है। अच्छा, तो मेरा tan थीटा जो है वो ये होता है, मैंने कहा tan थीटा मतलब 120 डिग्री इक्वल टू m। अब मुझे tan 120 की वैल्यू तो नहीं आती है, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला आता है tan 180 माइनस थीटा का, tan 180 माइनस 60 इक्वल टू m। अच्छा, tan 180 माइनस थीटा, देखो tan 180 डिग्री यहां, माइनस थीटा हम सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा माइनस tan 60 डिग्री इक्वल टू m। मैं फॉर्मूला क्या यूज किया वो भी मेंशन कर देता हूं। मैंने कहा मैंने यूज किया है tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। फॉर्मूला यूज्ड, ये है फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, इसको मेंशन कर देता हूं मैं साइड में, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ आ रहा होगा। अच्छा, माइनस tan 30 की वैल्यू होती है √3, दैट इज इक्वल टू m। अगर तुम सीधे 30 डिग्री लेके सॉल्व करते बच्चों, तुम लोग इसका आंसर टिक कराते या सॉल्व कराते √3, और तुम्हें ऑप्शन भी मिल जाता है, अच्छा भी लगता देख के। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल था, इसी वजह से मैंने इसको ऐसे करना पड़ा। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते हैं बच्चों इसके बाद अब एग्जांपल नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और उसकी बात करते हैं।
देखते हैं क्या है। कह रहा है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अरे बहुत आसान है। दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, एक पैरेललोग्राम हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें ABCD मार्क कर देते हैं जैसा जैसा इनने दिया है। लाइन वाइज लेना, हाँ बच्चों लाइन वाइज लेना। स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग लाइन वाइज पॉइंट्स लोगे, टेकन लाइन वाइज, हमेशा इन ऑर्डर लेना चाहिए। A-2, -1, B4, 0, C यही लेना बच्चों, C वहां मत ले लेना। हाँ C3, 3, D-3, 2। मुझे इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना। अरे वरना तो मैं कर देता ना, अपोजिट साइड्स को इक्वल ले आता तो पैरेललोग्राम प्रूफ। वैसे तो रेक्टेंगल की भी होती है लेकिन एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। बात क्लियर? वो एक वैरायटी ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक वैरायटी ऑफ पैरेललोग्राम है स्पेशल। तो मेरे को क्या करना होगा, मैं कुछ नहीं बच्चों, मेरे को इन दोनों को पैरेलल लाना होगा। तो मैं एक काम करता हूं ना, AB का स्लोप और DC का स्लोप ले आता हूं, BC का स्लोप और AD का स्लोप ले आता हूं, इनका स्लोप को बराबर ले आता हूं, अपोजिट साइड्स के स्लोप को इक्वल ले आता हूं, मेरा आंसर आ जाएगा। सही कह रहा हूं? यही एक तरीका है। फिर हमारे पास तो और कोई रास्ता है नहीं, आपके पास है तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूला के बिना यूज करें इसको सॉल्व करने का, कि ये पैरेललोग्राम है। तो मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ AB निकाला सबसे पहले। मैंने कहा वो बराबर होगा x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 1/6। स्लोप आ गया। अच्छा, फिर मैं सामने वाली साइड स्लोप ऑफ DC निकाल देता हूं, वो बराबर हो जाएगा x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 - 2 1, 3 - -1 + 1 1/6। ठीक है, एक चीज तो ये आ गई। तो मैंने कहा स्लोप ऑफ AB जो है वो बराबर है स्लोप ऑफ DC के। एक चीज तो आ गई, स्लोप ऑफ DC के, और इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1। और अब चलते हैं, सॉरी, ये टाइमर कहां से आ गया? अभी टाइमर वाला समय नहीं आया है। थोड़ा सा बच्चों एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत है ना, तो लेंदी हो जाता है। हाँ बच्चों, है ना, हमारा उद्देश्य नहीं रहता लंबा करना। अब एक काम करते हैं, स्लोप ऑफ AD निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AD, मैंने कहा स्लोप ऑफ AD इक्वल टू, कहां मैं लंबा कर रहा हूं उसको, इक्वल टू, मैंने कहा AD का स्लोप निकालने के लिए x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 + 1 अपॉन -3 + 2, ये हो जाएगा 3 अपॉन -1 -3। कितना आया बच्चों स्लोप? -3 आया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। साफ नहीं दिख रहा होगा, बस थोड़ा साफ लिखता हूं, -3। अब इसके बाद उसके बगल वाली साइड, बिल्कुल सामने वाली साइड, स्लोप ऑफ BC भी निकाल देता हूं, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 - 0 बच्चों 3 होता है, ये -1 होता है, 3 अपॉन -1 -3। तो सिंस नहीं, सीधा लिख दो स्लोप ऑफ AD इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। इसको दूसरी इक्वेशन ले लो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 slopes of opposite sides are equal। और जब स्लोप इक्वल होते हैं ना, इंप्लाइज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म यही तो था, अगर स्लोप, दो लाइंस के स्लोप बराबर तो वो पैरेलल, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and दूसरी चीज AD is parallel to BC, therefore ABCD, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज किया, उसके बिना प्रूफ कर दिया, इज अ पैरेललोग्राम।
ठीक है बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है ना, फाइंड द एंगल, कोशिश करते हैं बच्चों जानने की। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, बना लेते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं बनाने की। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दीज टू। मेरे को ये 2 पॉइंट मार्क भी करने पड़ेंगे, इसमें मार्क कर दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है मुझे। पॉइंट्स क्या है पहले देख लो, 1 2 3 4 तक चाहिए मुझे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4, लेकिन नेगेटिव का। ठीक है, नीचे ऐसे ही सिमिलर होगा, -1 -2 -3 -4। मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मैं प्रॉपरली मार्क कर पाऊं। मैंने अपने साइड से बेस्ट कर दिया है बच्चों। ठीक है, अब पॉइंट्स मार्क कर लो। जो ये कह रहा है, ये कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 3, -1 ये रहा पॉइंट 3, -1। ठीक है, उसके बाद 4, -2, एक्स एक्सिस में 4, वाई एक्सिस में -2। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, इनको आपस में बच्चों ज्वाइन कर दो। ठीक है, कुछ ऐसी लाइन बनेगी, आगे प्रोड्यूस कर लो और कोई दिक्कत नहीं, लाइन को प्रोड्यूस करने से क्या ही होता है। ठीक है, इस लाइन को मैं बना देता हूं ग्रीन कलर से, ये मेरी लाइन है। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग। मुझे ये निकालना है बच्चों इस बार, एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल, ये थीटा निकालना है। ठीक है, मैं कह रहा हूं इस लाइन को एल ले ले रहा हूं, स्लोप ऑफ एल निकाल लेता हूं पहले। 2 पॉइंट है क्योंकि मेरे पास इसके, स्लोप ऑफ एल जो कि एम आएगा, इक्वल टू होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, तो -2 -1 अपॉन x2, 4 -3, -2 + 1 अपॉन 1। -2 + 1 क्या होगा बच्चों? मैंने कहा स्लोप बराबर हो जाएगा, -2 + 1 होता है -1। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों थीटा के टर्म्स में, ऑल्सो tan थीटा स्लोप के बराबर होता है, और स्लोप इनने निकाल के दिया है मुझे -1, तो -1 बराबर tan थीटा। मुझे थीटा खोजना है, दिक्कत ही है बच्चों, दिक्कत यही है बस, दिक्कत और कुछ नहीं है, थीटा निकालने की दिक्कत है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा वो सोचना है मैंने। ठीक है, मैंने कहा मैं इस -1 को एक काम करता हूं ना, माइनस लिख देता हूं tan 45 डिग्री इक्वल टू tan थीटा। अब कंपेयर नहीं कर सकता, वरना अगर दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव होते, कंपेयर करके थीटा को 45 लिख देता, नहीं कर सकता, तो -tan थीटा का कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा tan 180 माइनस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, tan 180 अभी लगाया था हमने पिछले में भी, वो कहां लगाया, इसके पिछले में लगाया था, सॉरी। tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा लगा दो। क्यों क्यों साइड में मेंशन करना पड़ेगा बॉस, सिंस tan पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा इक्वल टू -tan थीटा होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करा है, इसका इस्तेमाल करा है बच्चों। अगर किसी को -tan थीटा नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ा साफ और क्लियर लिखूंगा इसको।
उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, अब सुनोगे बच्चों बात को। अच्छा, सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा tan 135 डिग्री इक्वल टू tan थीटा। अब कर लो कंपेयर, थीटा की वैल्यू आ गई 135 डिग्री। मिल गया बच्चों, तुम्हें निष्कर्ष मिल गया, आंसर मिल गया। इसी की लड़ाई थी बच्चों, ठीक है, इसी की लड़ाई थी। प्लीज बच्चों, प्लीज इसको नोट कर लोगे आप लोग। प्लीज पॉज द वीडियो। इसके बाद मैं हट रहा हूं बच्चों, एक सेकंड बस। मैं थोड़ा सा साफ काम करना पसंद करता हूं ना, आप लोगों को पता है, मैं थोड़ा सा कभी कभी गंदा कर देता हूं जल्दीबाजी में। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो। चलते हैं बच्चों अब आगे की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ, फिर 11 की तरफ। 10 ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन। 10 को करते हैं अभी, लास्ट में करेंगे 10 को, 11 के बाद थोड़ा लेंदी है। पहले ये कर देते हैं 11th क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी से हो जाएगा ये, फिर हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैंने कहा लाइन पासेस थ्रू दिस एंड दिस, एक लाइन है, अ लाइन passes through point x1 y1 and h comma k. if slope of the line is m, इस लाइन का स्लोप क्या है, l लाइन ले लो, या मत लो, कुछ मत लो, स्लोप क्या है इसका, m दे रखा है, स्लोप इक्वल टू m दे रखा है। ये कुछ प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, कुछ ये प्रूफ करना है तुम लोगों ने, मैं ले आऊंगा। मैंने कहा स्लोप का फॉर्मूला लगा दो। मैंने कहा स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो इससे m आ जाता है। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, तो y2 माइनस y1 y1 ही है, अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है बच्चों h, x1 क्या है x1 ही है, इक्वल टू m। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको, तो k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। कितना आसान सवाल था बच्चों, देखो सवाल सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। और हम अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, हमारे सवाल नंबर 10। पहले हमने 11 कर लिया था बच्चों, अब हम 10 की तरफ आएंगे। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें केसेस बहुत सारे जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, हो सकता है इस स्लाइड में फिट भी ना है, इसको हम अगले पेज में भी सॉल्व करना पड़े। ठीक है, चलते हैं बच्चों उसको सॉल्व करने के लिए, चलते हैं, जाना कहीं नहीं है, यहीं करेंगे, लेकिन चलते हैं। सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ भी कहो, सवाल बहुत बेहतरीन है, हमें बढ़िया लगता है सवाल। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। तो बच्चों देखोगे सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। कह रहा है द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द अदर। लेट, दो लाइन है, मतलब स्लोप ऑफ वन लाइन बी m, ऑफ या m1 ले लो, जो लेना है, वन मैं m ले रहा हूं, वन लाइन बी m, तो दूसरे लाइन का स्लोप उसका डबल है, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन इक्वल टू 2m। स्लोप ऑफ अदर लाइन इक्वल टू 2m। दूसरी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, 2m। द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ दोनों लाइन के बीच के टेंजेंट दे रखा है तुम्हें 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan थीटा, टेंजेंट ऑफ द थीटा क्या कहते हैं, tan थीटा, थीटा नहीं दिया है, टेंजेंट ऑफ थीटा दे रखा है, दोनों के बीच का ये दे रखा है। अच्छा, tan थीटा का फॉर्मूला अगर मैं याद करूं तो होता है मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यही होता है स्टूडेंट्स, यही होता है, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा ये बात। अच्छा, अच्छा जी, तो अब वैल्यू डालने की कोशिश करेंगे। यहां पे tan थीटा की जगह हम डाल देंगे 1/3, m2 की जगह हम डाल देंगे बच्चों, मैं बताता हूं, ये मेरा m1 हो जाएगा,
ये मेरा M2 हो जाएगा। ठीक है, M2 की जगह बच्चों डाल देंगे 2m माइनस m, ठीक है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, मतलब m इंटू 2m मॉड्यूलस 1। यही होगा बच्चों, यही होगा। अच्छा, 1/3 इक्वल टू मॉड्यूलस 2m माइनस m, क्या बचेगा बच्चों, m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर। यही होगा, यही होगा। अच्छा, मुझे दोनों लाइनों का स्लोप देखो, पिछले बार जो क्वेश्चन था ना उसमें एक लाइन का स्लोप दिया था, दूसरे का खाली निकालना था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार दोनों का निकालना है, बस कंडीशन दी है एक। तो इसको थोड़ा सॉल्व जब करूंगा तो 1/3 यहीं रहेगा, बस इसमें साइन किसका आ जाएगा, प्लस माइनस का, और यहां से मॉड्यूलस हट जाएगा, m अपॉन 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पे बच्चों दो केसेस बन जाएंगे अलग अलग, मेरे पास यहाँ पे दो केसेस बन जाएंगे अब अलग अलग। बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करते हैं मैं इसको छोटा बड़ा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कुछ छोटा करके तो कोई फायदा नहीं है, खैर रहन देते हैं, चलो उधर करते हैं सॉल्व, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कर लेंगे और क्या है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चों, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखो, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा लिखने के लिए व्यवस्था सही बना ले। ठीक हो गया बच्चों, आ गए हम लोग, वापस आ चुके हैं। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि केस 1 बनेगा अगर ये पॉजिटिव होगा तो, मतलब अगर ये 1/3 इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, तो क्या होगा, तो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर ऐसी रहेगा इक्वल टू 3m, तो मेरा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और 2 के ऐसे फैक्टर की 3 आ जाए, 2 बन जा, तो फैक्टर बन जाएगा 2m स्क्वायर 2 प्लस 1 सॉरी x लगाना भूल गए, मतलब m लगाना भूल गए, फैक्टर बना दिए, प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन बचेगा m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन बचेगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्लोप आ जाएगा बच्चों 2m माइनस 1, ठीक है, 2m माइनस 1 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक वैल्यू इससे आ जाएगी 1/2 और एक वैल्यू इससे आ जाएगी 1। तो मेरे पास m की ही दो वैल्यू आ गई है फिलहाल। तो अगर केस 1 के हिसाब से अगर मैं स्लोप देखूं तो दोनों लाइनों के स्लोप इससे और इससे अलग अलग आएंगे, क्योंकि ये कंडीशन है ना, स्लोप ऑफ वन लाइन m, अगर एक का m है तो दूसरे का 2m है। तो अभी टेंशन मत लो, केस 1 से m की वैल्यू निकाल दो, स्लोप छोड़ दो अभी। अब केस 2 से भी निकाल देते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। केस 2 मैंने कहा सेम ही रहेगा, बस माइनस 1/3 इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 1 प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस से माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू 3m। सॉल्व करूंगा तो -1 माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा, वहां ले जाऊंगा दोनों को, 2m स्क्वायर पॉजिटिव का प्लस 3m वहां पॉजिटिव का, 1 भी वहां जाके पॉजिटिव का, इस साइड इक्वल टू 0 बचेगा, उसको उस साइड लिख दिया मैंने। ठीक है, सॉल्व कर लूंगा, 2 के ऐसे फैक्टर की 3 आ जाए, कुछ सिमिलर फैक्टर्स मेरे को लग रहे हैं, है ना। तो इस बार हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। 2m कॉमन लूंगा, m प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लूंगा, m प्लस 1 इक्वल टू 0। एक फैक्टर 2m प्लस 1, एक फैक्टर m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू मेरी इससे आ जाएगी, एक वैल्यू m की आ जाएगी -1/2, जो कि पिछली बार +1/2 आई थी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1। नोटिस कर रहे हो बच्चों, वैल्यूज इधर से 1/2 और 1, -1/2 और 1, इतना करा बच्चों। जो बच्चों इतना कर लोगे पहले, प्लीज पॉज द वीडियो,
प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम इसको अगली स्लाइड में करेंगे बच्चों, आगे करेंगे, इसके बाद यहां पे नहीं करेंगे इसको। प्लीज, ऑलमोस्ट हम अंत की तरफ आ गए, चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। ठीक है, और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग नोट करोगे बच्चों, इसको नोट करोगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, अब सुनोगे बच्चों, यहां कर लेते हैं इसको, यहां हमारे पास जगह है। ठीक है, यहां हमारे पास थोड़ी जगह बची है जो काम भी आएगी मेरे। ठीक है, इसकी मेरे को जरूरत भी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पॉज करके वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नाउ सुनो 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 बच्चों, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन पहली लाइन का m था, दूसरी लाइन का 2m था, उसका दुगना। तो केस 1 के हिसाब से, फ्रॉम केस 1 से इफ पहली लाइन का स्लोप जिसको m1 कहते हैं, इफ m1 इज हाफ, देन m2 दूसरी लाइन का स्लोप m2 इज हाफ इंटू 2, मतलब 2 इंटू हाफ मतलब 1। ठीक, तो स्लोप आ गया हाफ या 1, एक तो ये। अच्छा, मैंने कहा केस 1 से ये निष्कर्ष निकला है, फ्रॉम केस 1, अगर m की वैल्यू ये है, अगर m की वैल्यू ये है, m1 की वैल्यू ये है, मतलब पहली लाइन का स्लोप जो m लिया है मैंने, m वो अगर ये है तो m2 का स्लोप ये हो जाएगा। अच्छा, 1 भी तो है, मैंने कहा अगर m1 इज 1 देन m2 इज 2m, m2 इज 2 इंटू m, तो 2 इंटू 1 मतलब 2। क्लियर, ये केस 1 से। तो लाइन का स्लोप क्या हो सकता है, हाफ या 1, और 1 या 2। दो आंसर तो ये आ गए, और देखते हैं और क्या आ सकता है, और देखते हैं और क्या आ सकता है। सुनो, फ्रॉम केस 2, अभी केस 2 भी तो है। मैंने कहा अगर पहली लाइन का स्लोप जो कि मैं m1 मानता हूं, m1 इज माइनस हाफ, देन m2 विल बी इक्वल टू -1। m2 इज -1। क्यों, समझ गए होगे, -1। मैंने कहा इफ अगर m1 जो है इज -1, देन m2 इज -1 इंटू 2 -2। तो स्लोप्स क्या क्या आए, सुनना बात, अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, बहुत ही ध्यान से हम लोग नोट करेंगे इस बात को, नोटिस करेंगे इस बात को। ओहो, 90 डिग्री। ठीक है, बहुत ही ध्यान से हम लोग इस बात को देखेंगे। सुनोगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखोगे। मैंने कहा देयरफॉर स्लोप्स आर क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है, 4। कितनी पॉसिबिलिटी है, 4। स्लोप्स आर 1/2, 1 और 1,2 और -1/2, -1 और एक पॉसिबिलिटी और है -1, -2। ये पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों जो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी, 3 पॉसिबिलिटी और 4 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, प्लीज पॉज द वीडियो। ये क्लास 11th का हमारा इंट्रोडक्शन के बाद अगला लेक्चर जो था जिसमें हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना था, वो भी हम लोग का पूरा हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो प्लीज बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उम्मीद करते हैं कर लिया होगा। तो बच्चों अब हम इसके बाद, आज हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं, काफी ज्यादा पढ़ा है बच्चों आज। तो बच्चों अब हम जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 9.2 में मिलेंगे। बच्चों अगर आपको ये वीडियो
पसंद आई हो, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, तो बच्चों ये वीडियो अपने क्लासमेट्स तक पहुंचाओ। क्लास 10th के बच्चों के लिए हम वीडियोस बनाते हैं, साइंस की भी, मैथ्स की भी। क्लास 11th के लिए हम वीडियोस बनाते हैं और क्लास 12th के लिए भी बनाएंगे, बना नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हम अधूरी करके छोड़ रखी अभी हमने, मतलब कुछ चैप्टर्स हमने शुरू करें, खत्म नहीं करें, तो उनको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर उनकी भी बनाएंगे। बिफोर योर बोर्ड्स काफी हद तक हम 12th की भी बना देंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग जैसे क्लास 11th के बच्चे हो, तुम लोग रिजवान सर जो हमारे फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनका चैनल रिजवान खान फिजिक्स करके सर्च करोगे, या रिजवान खान सर्च करोगे, आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्लास 11th का भी बच्चों फिजिक्स का भी कंटेंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये वीडियो बहुत दूर दूर तक शेयर करो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, हमें बहुत अच्छा लगता है देख के, ठीक है, ताकि हम ऐसे ही अगले साल 12th में भी आप लोग के लिए मेहनत करते रहें, वन शॉट बनाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बोर्ड्स बनाएं, हर तरीके की चीजें हम धीरे धीरे बनाएंगे बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में इसके सॉरी। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में इसके, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू बच्चों।